मूवी की शुरुआत में हमें बोस्टन में मिस्टिक रिवर के पास का नेबरहुड दिखाया जाता है, जहां तीन बच्चे स्ट्रीट पर हॉकी खेल रहे होते हैं। तो एक बच्चे के शॉट से बॉल ड्रेनेज में चली जाती है और ऐसा देख बच्चे काफी दुखी होते हैं। मगर इन बच्चों में से एक बच्चे को कुछ खुरापात सूझती है। वो रोड साइड पर अभी फ्रेश कंक्रीट सेक्शन पर अपना नाम लिखने लगता है। इसका नाम जिमी मार्कम है, दूसरे बच्चे का नाम शॉन है और लास्ट वाला डेव बॉयल है। जब डेव बॉयल अपना नाम लिख रहा होता है, तभी एक आदमी कार से उतरकर आता है। असल में ये बच्चे इस कंक्रीट पर इसलिए अपने नाम लिख रहे थे क्योंकि ऐसा करके उनकी दोस्ती और नेम हमेशा के लिए प्रिजर्व रहेगा। इसके बाद जो आदमी कार से आया था वो बच्चे को डांटने लगता है कि तुम म्यूनिसिपल की प्रॉपर्टी खराब कर रहे हो। तो बच्चे इस आदमी को और उसकी अथॉरिटी बैच को देखकर डर जाते हैं। तो ये आदमी इन बच्चों को सबक सिखाने के लिए डेव नाम के लड़के को अपनी कार में बैठाकर डेव की मदर से मिलने के लिए कहता है और कार में दूसरा आदमी डेव को अजीब नजरों से देख रहा होता है। फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जिमी और शॉन अपने घर जाकर पेरेंट्स को डेव वाला इंसिडेंट इन्फॉर्म करते हैं। तो दोनों एडल्ट समझ जाते हैं कि कार वाले आदमी कोई कॉप नहीं थे, शायद डेव को किसी ने उठा लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेव एक घर के बेसमेंट में कैद है, पर डेव जैसे तैसे करके वहां से भाग जाता है। वहीं डेव की मॉम पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि उन दो बैड गाइज ने मेरे बच्चे की क्या हालत कर दी और अब तो तीनों दोस्तों की दोस्ती में भी दरार आ चुकी थी। इसके बाद 25 साल बाद से आगे की कहानी कंटिन्यू होती है। अब ये तीनों बच्चे बड़े हो चुके थे, सबकी अपनी अपनी फैमिलीज थी। डेव जो अब बड़ा हो चुका था वो अपने बेटे को घर ले जा रहा था। तब उसे वही कंक्रीट दिखती है और अपना अनफिनिश्ड नेम भी। फिर हमें जिमी मार्कम दिखाया जाता है जिसने मिनी मार्केट खोल लिया है और शायद इसका कोई क्रिमिनल पास्ट भी रह चुका है। जिम्मी की बड़ी बेटी केटी है, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने की डिमांड करती है। इस लड़की का पूरा नाम कैथरीन मार्कम है। जिम्मी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है क्योंकि वो उसकी फर्स्ट वाइफ की आखिरी निशानी है। इसके बाद हमें शॉन डिवाइन दिखाया जाता है जो कि अब एक होमिसाइड डिटेक्टिव है और उसका पार्टनर वाइटी पावर्स है और शॉन की वाइफ शॉन को छोड़कर जा चुकी है। इसके बाद हमें एक बार दिखाया जाता है जहां किटी और उसकी फ्रेंड बियर पीकर मस्त तरीके से डांस कर रही होती हैं। तो दो आदमी केटी को ध्यान से देखते हैं और इनमें से एक आदमी डेव भी था। इसके बाद जब डेव अपने घर आता है तो उसकी वाइफ डेव को देखकर घबरा जाती है क्योंकि डेव के पेट पर कट का निशान लगा हुआ था और हाथ में भी चोट थी। डेव रोते हुए बताता है कि एक चोर ने मुझ पर हमला किया और शायद लड़ाई के दौरान वो मेरे हाथों मारा गया। इसके बाद शॉन और वाइटी एक इंसिडेंट वाली जगह जाते हैं जहां पर एक होमिसाइड हुआ था। एक पुलिस ऑफिसर बताता है ये कार तो कैथरीन मार्कम की है। तो शॉन को पता चल जाता है कि ये कार उसके चाइल्डहुड फ्रेंड जिमी की बेटी की है और छानबीन करते करते इन लोगों को पार्क के एक हिस्से में कैथरीन की डेड बॉडी मिल जाती है जो कि काफी बुरी हालत में थी। वहीं जब भीड़ देखकर जिमी तमाशा देखने आया था तो उसे अपनी बेटी की कार दिखाई देती है। वो और उसके साथी सैवेज ब्रदर्स वहां पर आ जाते हैं और उन्हें पुलिस की बातों से डेड बॉडी का पता चल जाता है। वहीं शॉन अब कैथरीन की डेड बॉडी देखकर काफी वरिड है कि अब वो जिमी से क्या कहेगा, कैसे बताएगा कि जिमी तुम्हारी बेटी मर चुकी है। तो फिर जिमी और सैवेज ब्रदर्स डेड बॉडी वाली जगह आ जाते हैं, मगर पुलिस वाले उन्हें क्राइम सीन के पास नहीं आने देते। जिमी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और काफी रोता भी है। इसके बाद मुर्दा घर में पहचान के लिए जिमी को बुलाया जाता है और कैथरीन की डेड बॉडी दिखाई जाती है। इसके बाद शॉन जिमी और उसकी सेकंड वाइफ एनाबेथ से पूछताछ करता है। इसके बाद वाइटी 25 साल पुराने इंसिडेंट के बारे में पूछता है। दरअसल वाइटी ने शॉन से कई बार 25 साल पुराना ऐसे इंसिडेंट के बारे में सुना था। अब इसकी असलियत क्या है वो अब शॉन से जानना चाहता है। तो शॉन बताता है कि 25 साल पहले एक दिन मैं, डेव और जिमी हॉकी खेल रहे थे तो एक ड्रेनेज में हमारी बॉल चली गई। तो हम तीनों रोड साइड सीमेंट पर अपना नाम लिखने लग गए। तो दो लोगों ने एज अ कॉप प्रिटेंड करके डेव बॉयल को किडनैप कर लिया। 4 दिनों तक डेव किसी को नहीं मिला, मगर 5वें दिन वो लौट आया। डेव ने किसी को कुछ नहीं बताया कि किडनैपर्स ने उसके साथ क्या किया, मगर प्रोबेबली ही वाज रेप्ड और उस इंसिडेंट के कारण वो अभी भी मेंटली अनस्टेबल है। इसके बाद एक मीटिंग रूम में वाइटी अपने को डिटेक्टिव और सुपीरियर को कैथरीन के मर्डर की सारी डिटेल्स देता है कि कैथरीन के सर में गोली मारी गई और लड़की की कार में लास वेगस के पैम्पलेट्स मिले हैं वेगस होटल की लिस्ट के साथ। तो सुपीरियर ये केस शॉन और वाइटी को दे देता है। तो शॉन वगैरह एक लेडी के घर जाते हैं जिसका घर उस जगह के पास था
जहां कैथरीन की कार मिली तो लेडी बताती है कि मैंने कार ब्रेक की जोरदार आवाज सुनी और फिर मैंने फीमेल वॉइस में किसी को हाय कहते हुए सुना। अब ये पता नहीं है कि हाय कहने वाली लड़की कार में थी या कार के बाहर, मगर शॉन को अंदाजा हो जाता है कि कैथरीन मर्डरर को जानती थी, यानी सर्च करने का सर्कल और छोटा हो गया। वहीं डेव ने अपनी वाइफ को बताया था कि उसने एक चोर का शायद मर्डर कर दिया है, तो उसकी वाइफ सेलेस्टी न्यूज रिपोर्ट देखती है कि किसी के मर्डर की खबर तो नहीं आई है, मगर टीवी पे तो सिर्फ कैथरीन की न्यूज आ रही थी। इसके बाद शॉन और वाइटी कैथरीन के फ्रेंड्स के घर जाते हैं और पूछताछ करते हैं, मगर इन्हें यहाँ भी कोई भी क्लूज नहीं मिलता। शॉन पूछता है कि कैथरीन शहर छोड़कर वेगस जाने वाली थी, तुम्हें पता होगा कि कैथरीन किसके साथ जाने वाली थी, क्योंकि कैथरीन सिर्फ 19 साल की थी, वो अकेले वेगस नहीं जा सकती, कोई तो जरूर होगा जो उसके साथ जा रहा होगा। तो लड़कियां बता देती हैं कि कैथरीन का ब्रेंडन हैरिस नाम का एक बॉयफ्रेंड है, वो उसके साथ जा रही थी। इसके बाद जिमी डेव से मिलता है और पूछता है कि तुम्हारे हाथ में चोट क्यों है, तो डेव झूठ बोल देता है कि हाथ गेट में आ गया था, पर उसने तो पहले अपनी वाइफ को बताया था कि ये चोट तो चोर से झगड़े के दौरान लगी, यानी डेव कुछ न कुछ तो छुपा रहा है सभी से। जिमी यहाँ पर अपनी बेटी को याद करके बहुत दुखी होता है और काफी रोता भी है। शॉन और वाइटी फिर ब्रेंडन के घर जाकर पूछताछ करते हैं, तो ब्रेंडन बताता है कि मैं कैथरीन से सैटरडे नाइट को 8 बजे मिला था, फिर कैथरीन अपने फ्रेंड्स के पास चली गई। मैं और कैथरीन यहाँ से संडे को वेगस जाने वाले थे और वहां पर शादी करके अपनी न्यू लाइफ शुरू करने वाले थे। इसके बाद जिमी अपने घर पर दारू पीकर गम बुलाने की कोशिश करता है और यही हाल शॉन का भी था, वो भी अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है। और वहीं हम डेव को देखते हैं, वो भी काफी मेंटली अनस्टेबल है, यानी किसी न किसी तरीके से तीनों एक्स दोस्तों की बुरी तरह से लगी पड़ी है। डेव की वाइफ पूछती है कि डेव, पेपर में कोई भी न्यूज नहीं है, तुम तो कह रहे थे किसी चोर को मारा हो, ऐसी तो कोई न्यूज नहीं है। तो डेव कहता है कि शायद वो चोर मरा नहीं होगा, मगर सेलेस्टी को शक है कि डेव कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। नेक्स्ट डे वाइटी शॉन से कहता है उस बार की कस्टमर्स की लिस्ट मिल चुकी है जिस बार में कैथरीन मरने से पहले गई थी, और कोइंसिडेंटली तुम्हारा फ्रेंड डेव भी वहां पे मौजूद था उस रात। तो ये लोग डेव से मिलकर पूछताछ करते हैं, तो डेव कहता है कि मैं बार में रात 1 बजे तक था और फिर 1:15 बजे अपने घर लौट आया और कैथरीन और उसकी फ्रेंड बार से 12:45 पर निकल चुकी थी। मेरे निकलने से 15 मिनट पहले वाइटी फिर शॉन से कहता है कि मुझे डेव पर भरोसा नहीं है और उसके हाथ पर चोट भी लगी हुई है, ये तो दिखने में क्रिमिनल लगता है। शॉन डेव को डिफेंड करता है कि मैं डेव को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये लोग नेक्स्ट डे डेव से फिर से मिलकर उसके हाथ की चोट के बारे में पूछते हैं, तो डेव फिर से झूठ बोल देता है कि गार्बेज डिस्पोजल करते वक्त मेरे हाथ में चोट लग गई। और यही बात ऊपर डेव की वाइफ सेलेस्टी भी सुन रही होती है। अब उसका डेव पर शक और गहरा हो गया है कि शायद डेव का कैथरीन केस से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। और जब सेलेस्टी अपने घर जा रही होती है तो शॉन उससे पूछता है कि सैटरडे नाइट डेव कितने बजे घर आया था, तो सेलेस्टी झूठ बोल देती है कि मुझे पता नहीं, मैं तो सो रही थी। शॉन उसका नर्वस लुक देखकर समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है। शॉन वगैरह जिमी के घर जाकर अब तक के केस के बारे में बताते हैं कि कैथरीन ब्रेंडन नाम के लड़के से प्यार करती थी और वो लोग भागकर शादी करने वाले थे। तो जिमी कंफर्म करता है कि क्या तुम लोग ब्रेंडन हैरिस के बारे में बात कर रहे हो। तो शॉन पूछता है कि तुम ब्रेंडन से इतनी नफरत क्यों करते हो। तो जिमी कहता है कि मैं ब्रेंडन से नहीं बल्कि उसके फादर रे हैरिस से नफरत करता हूँ। इसके बाद जब शॉन वगैरह पुलिस स्टेशन जाते हैं तो एक ऑफिसर बताता है कैथरीन को जो गोली लगी थी हमने उसका टेस्ट किया और जिस गन से कैथरीन मारी गई वही 1984 के अल्कोहल स्टोर रॉबरी में यूज हुई थी। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये गन 1982 में एक गन डीलर के पास से चोरी हुई थी। इसके बाद ये लोग ऑफिसर के बताए हुए अल्कोहल स्टोर जाकर ओनर से पूछते हैं कि दद्दू क्या तुम्हें 1984 की रॉबरी याद है। तो बूढ़ा आदमी बताता है जैसे कल की ही बात है, मेरे स्टोर में 2 लोग घुस आए पीछे के डोर से, मगर मैं तो डोर लॉक करके रखता था, यानी उन चोर के पास डुप्लीकेट कीज थी, यानी एटलीस्ट एक चोर मेरे स्टोर में काम कर चुका था। वैसे पुलिस को कभी चोर का पता नहीं चला, मगर मुझे याद है कि मैंने चोरी से कुछ दिन पहले एक लड़के को जॉब से फायर किया था, ये हो ना हो उसी का काम होगा, क्योंकि चोरी के नेक्स्ट डे वो लड़का स्टोर आकर बड़ी बेशर्माई से हंस रहा था। उस लड़के का नाम रे हैरिस था और यह नाम सुनकर शॉन और वाइटी की दिमाग की घंटी बज उठती है। वहीं डेव के घर में सेलेस्टी घर लेट आती है तो डेव उस पर भड़कता है कि कहाँ थी तुमको जब से कैथरीन की डेथ के बारे में पता चला है, तुमने मुझे ढंग से देखा भी नहीं है,
जैसे तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कैथरीन को मारा है? तो सेलेस्टी कहती है कि मैं कंफ्यूज हूँ। डेव बहुत दुखी होता है कि उसकी वाइफ उस पर भरोसा नहीं करती है और उस पर शक कर रही है। नेक्स्ट डे वाइटी शॉन को बताता है कि मैंने सीक्रेटली डेव की कार की तलाशी ली है और मुझे उसकी कार में 2 टाइप के ब्लड सैंपल मिले हैं। फ्रंट सीट पर जो ब्लड सैंपल था वो बी नेगेटिव था, और जबकि कार के ट्रंक वाला ओ ग्रुप का, और कैथरीन मार्कम का भी ब्लड ग्रुप ओ टाइप का था। तो ये लोग इंटेरोगेशन रूम में डेव से पूछताछ करते हैं कि डेव, तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी, और एक खास बात, तुम्हारी बीवी तुमसे डर के क्यों रह रही है? ऐसा क्या है कि जो वो तुमसे डरी हुई है? मगर डेव कुछ भी ढंग से जवाब नहीं देता। माइटी तो पूरी तरह से डेव को कैथरीन का मर्डर साबित करने पर तुला हुआ है, मगर शॉन कहता है कि इस सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस गन तो मिसिंग है जिससे मर्डर हुआ था, और वो गन तो रे हैरिस की थी, तो डेव के पास कैसे आ गई? मतलब हमें और छानबीन करनी पड़ेगी। वहीं सैवेज ब्रदर्स, जो जिमी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो जिमी को बताते हैं कि हमने सभी लोगों से पता लगाया है कि कैथरीन किस किस से मिली और क्या क्या किया उसने सैटरडे नाइट को, मगर हमें कुछ भी खास जानकारी नहीं मिली। मगर तुम्हारे फ्रेंड डेव से पुलिस वालों ने कई बार पूछताछ की है, और आज सुबह मैंने देखा कि 2 पुलिस वाले डेव को पुलिस स्टेशन लेकर गए थे। इसके बाद वाइटी रे हैरिस की पूरी जन्म कुंडली निकाल लेता है और कहता है कि रे हैरिस ने कई सारी चोरियां की, काफी तगड़ा रिज्यूम है इसका, और 18 साल पहले की गई एक चोरी काफी खास है। उसने सिगरेट पैक्स का पूरा ट्रक लूटा था, और उस टाइम पर रे हैरिस के जिमी मार्कम और सैवेज ब्रदर्स अच्छे दोस्त थे। शॉन कहता है कि इंटरेस्टिंग लिंक है ये, डिग डीपर। तो ये दोनों एक FBI ऑफिसर से मिलकर पूछते हैं कि सर, आप रे हैरिस के ट्रक रॉबरी वाली इंसिडेंट के बारे में जानते हैं? आपने ही उसे पकड़ा था ना? तो वो ऑफिसर बताता है कि रे और उसके साथी जिसने ट्रक लूटा था, उस ग्रुप को FBI ने पकड़ लिया था, मगर सरप्राइजिंगली रे को कोई सजा नहीं हुई, क्योंकि उसने जिमी मार्कम के इलीगल एक्टिविटीज के बारे में FBI को इन्फॉर्म करके अपने आप को तो बचा लिया, मगर जिमी को फंसा दिया, और जिमी मार्कम को 2 साल की जेल हुई थी। और इसी बीच जिमी की फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई, जो कि कैथरीन की मदर थी, और जेल में होने के कारण जिमी अपनी वाइफ के लास्ट मोमेंट में शामिल नहीं हो पाया। और फिर जब जिमी आजाद हुआ, उसके कुछ दिन बाद ही रे हैरिस गायब हो गया। इसके बाद जिमी डेव की वाइफ सेलेस्टी से मिलता है, तो उसे पता चलता है कि सेलेस्टी डेव को छोड़कर जा रही है। जिमी उससे रीजन पूछता है, तो सेलेस्टी जिमी को बता देती है कि मुझे उससे डर लगता है, और संडे मॉर्निंग 3 बजे डेव जब घर लौट के आया था, वो खून में लथपथ था। उसने मुझसे कहा कि उसने एक चोर से लड़ाई की, और उस लड़ाई में उसके हाथ पे चोट लगी, और शायद डेव ने उस चोर को मार दिया था। मगर अगले दिन पेपर में कैथरीन के मर्डर के अलावा कोई भी न्यूज नहीं थी। जिमी सीरियस होकर पूछता है कि सेलेस्टी, क्या तुम्हें लगता है कि डेव ने मेरी बेटी को मारा? तो सेलेस्टी कहती है, हाँ, शायद। इसके बाद ब्रैंडन को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, और रे हैरिस के बारे में पूछताछ होती है। तो ब्रैंडन कहता है कि शायद डैड अभी तक जिंदा है, क्योंकि मेरी मॉम ने कभी भी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट फाइल नहीं की, और वैसे भी हर महीने हमारे घर $500 रुपए आते हैं। फिर ये लोग पूछते हैं कि तुम रे हैरिस की गन के बारे में क्या जानते हो? तो ब्रैंडन कहता है कि डैड के पास तो कोई भी गन नहीं थी। तो शॉन स्माइल करके कहता है कि जिस गन से तुम्हारी गर्लफ्रेंड मारी गई, वो गन तुम्हारे डैड की ही थी, जिससे उसने 18 साल पहले अल्कोहल स्टोर रॉब करने के लिए यूज किया था। ब्रैंडन फिर भी कहता है कि मेरे डैड के पास कोई गन नहीं थी, आपको शायद कोई गलतफहमी है। इसके बाद जब शॉन बोर होकर उस फोन रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है, जो किसी ने 911 पे कॉल करके कैथरीन के मर्डर के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए पुलिस को किया था, मगर जब वो टेप ध्यान से सुनता है तो उसे पता लगता है कि फोन करने वाले लड़के ने लड़की का मर्डर रिपोर्ट किया था, मगर हमें तो बॉडी कार से काफी दूर पार्क के अंदर मिली। तो इस लड़के को कैसे पता चला कि कार में कोई मर्डर हुआ है, और वो भी किसी लड़की का? तो वाइटी कहता है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट, यानी कॉल करने वाले लड़के ने ही कैथरीन को मारा होगा या उसे मरते हुए देखा होगा। इसके बाद सैवेज ब्रदर्स डेव को एक बार में ले जाकर खूब दारू पिलाते हैं। अब डेव काफी नशे में था। फिर जिमी भी यहाँ पे आ जाता है। वहीं ब्रैंडन हैरिस अपने घर जाकर एक सीक्रेट जगह पर कुछ चेक करता है। उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वो कन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ से गन कौन ले जा सकता है, क्योंकि इस जगह का तो सिर्फ मुझे और मेरे छोटे भाई को ही पता था। ब्रैंडन का भाई अपने फ्रेंड के साथ घर लौट के आता है। असल में ब्रैंडन का भाई गूंगा है, तो ब्रैंडन अपने भाई को पीटने लगता है, यह कहकर कि तुमने कैथरीन को मारा, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं कैथरीन के साथ भागकर शादी करने वाला हूँ। मगर वो कुछ भी जवाब नहीं देता, बेचारा गूंगा जो था। तो ब्रैंडन अपने भाई के दोस्त को पीटने लगता है,
मगर जब वो अपने भाई को फिर से पीटने जा रहा था तो वो दूसरा लड़का ब्रेंडन पर गन पॉइंट कर देता है और इसी वक्त शॉन और वाइटी भी यहाँ पर आ जाते हैं। और जब वो लड़का शूट करने वाला था तो शॉन गन को ऊपर कर देता है जिससे गोली छत में लग जाती है। वहीं बार में डेव को खूब दारू पिलाने के बाद जिमी और उसके दोस्त उसे बाहर ले आते हैं। जिमी बताता है कि 18 साल पहले रे हैरिस को मैंने यही मारा था क्योंकि उसने मुझे मेरी बीवी और बेटी से दूर किया। जिमी पूछता है कि क्या तुमने कैथरीन को मारा है, तो डेव डरकर रियल स्टोरी बता देता है कि जब मैं बार से घर लौट के जा रहा था तब एक कार में एक साइको एक बच्चे को रेप कर रहा था, तो मुझे 25 साल पुराना खुद का केस याद आ गया कि कैसे मुझे किडनैप करके मेरा रेप किया गया। मैंने उस आदमी को बाहर निकालकर मार दिया। मगर जिमी को इस स्टोरी पर भरोसा नहीं है तो वो कहता है कि एडमिट करो, तुमने ही कैथरीन को मारा। तुम एडमिट करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब दारू के नशे में टल एडमिट कर लेता है कि हाँ मैंने ही किया। तो जिमी गुस्से में डेव को चाकू मार देता है और फिर गन निकालकर उसे निपटा देता है। नेक्स्ट डे जब जिमी उसी कंक्रीट के पास बैठा था जहां इन दोस्तों के नाम लिखे थे तो शॉन यहाँ पे आके जिमी को बताता है कि तुम्हारी बेटी के रियल किलर मिल गए हैं। वो ब्रेंडन का भाई रे जूनियर और उसका दोस्त है। दोनों ने कन्फेस भी कर लिया है कि सैटरडे नाइट को वो लोग गन से खेल रहे थे तो कैथरीन उनके पास कार रोकती है। दोनों बच्चे फिर गन से कैथरीन को डराने की कोशिश कर रहे थे मगर अचानक से गोली चल गई और फिर कैथरीन कार से उतरकर पार्क में भागने लगी। तो बच्चों ने घबराकर कैथरीन को मार डाला क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ये लड़की बच के भाग गई तो वो नहीं बचेंगे। शॉन कंटिन्यू करता है कि हमें मैगल्स बार के पिछले वाले जंगल में एक आदमी की डेड बॉडी मिली है। र्यूमर्स हैं कि वो आदमी एक साइकोपैथ था और छोटे लड़कों का रेप करता था। वैसे जिमी डेव कहाँ पर है? उसकी वाइफ सेलेस्टी उसे ढूंढ रही है मगर जिमी कोई भी जवाब नहीं देता। असल में उसने तो डेव को निपटा दिया था। तो शक होने पर शॉन जिमी से पूछता है कि लास्ट टाइम तुमने डेव को कब देखा था? तो जिमी कहता है कि मैंने इसी रोड पर 25 साल पहले कार में जाते हुए देखा था। तो शॉन समझ जाता है कि डेव मर चुका है। तो वो पूछता है कि क्या तुम मिसेस हैरिस की तरह सेलेस्टी को भी हर महीने $500 भेजा करोगे? यानी शॉन को इन दोनों का केस पता है और अब जिमी टूट चुका है। उसकी बेटी मारी गई और उसने एक इनोसेंट आदमी को मार दिया जो कि खुद उसका दोस्त था। तो जिमी की वाइफ उसे तसल्ली देती है कि तुम्हारी एक वाइफ और 2 बेटियां हैं, उन्हें प्यार दो, जियो उनके लिए। वहीं शॉन भी अपनी वाइफ को सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। तो उसकी वाइफ लौट आती है। जिमी की अब 6 महीने की बेटी भी है। वहीं सेलेस्टी बहुत दुखी है और अपने पति को ढूंढने के लिए जगह जगह भटक रही है। लास्ट सीन में हमें वो कंक्रीट दिखाई जाती है जिसमें 25 साल पहले जिमी और शॉन ने अपना अपना नाम तो पूरा लिख लिया था मगर डेव अपना नाम पूरा नहीं लिख पाया। अधूरे नाम की तरह डेव की जिंदगी भी अधूरी रह गई। डेव से उसका बचपन छीन लिया गया और उसका एडल्टहुड भी, और बेचारा दोनों ही बार इनोसेंट विक्टिम था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।